जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। दोस्तों, इतिहास की पिछली क्लास में हम देख चुके थे कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के एक सेनापति के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, यहीं से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और मौर्य वंश की हो जाती है समाप्ति। तो आज की कक्षा में हम शुंग वंश को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं शुंग वंश। तो दोस्तों, अगर शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश मौर्य वंश के बाद में आने वाला वंश है। दोस्तों, आइए एक नज़र देख लेते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण मौर्य वंश की समाप्ति हो गई और शुंग वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों, मौर्य वंश के अगर बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो मौर्य वंश में अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, तो बृहद्रथ इतना सक्षम शासक नहीं था जिस तरह से अशोक था। तो इस बात का लाभ उठाकर बहुत से जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और अलग अलग जगह पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कलिंग, जिसको विजित किया था अशोक ने, कलिंग ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा विदर्भ एक राजा हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था, उसने भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दोस्तों, इसके अलावा इसी समय पर विदेशी आक्रमणों का भी एक दौर चला था, क्योंकि कोई भी पावरफुल या कोई भी शक्तिशाली सत्ता उस समय मगध में नहीं थी। तो कई विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कि हिंद यवन आक्रमण जो कि मिनांडर ने किया था। इसके अलावा कुषाण आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। शकों के द्वारा नए राज्य की स्थापना हुई, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ सातवाहन वंश का भी उदय होता है। तो दोस्तों, ये कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की समाप्ति में कहीं ना कहीं योगदान दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मौर्य वंश में बृहद्रथ जो कि 10वां राजा था मौर्य वंश का, तो इसकी हत्या की गई। दोस्तों, इसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। दोस्तों, अगर सन की बात की जाए तो ये था 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ की हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का ही सेनापति था। बृहद्रथ का ही सेनापति था, जिसने सेना के प्रदर्शन के दौरान सेना के सामने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है शुंग वंश की। शुंग वंश की, और इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक। दोस्तों, शुंग वंश में लगभग 10 राजाओं ने शासन किया। लगभग 10 राजाओं ने पूरे वंश में शासन किया, जिनका काल अगर देखा जाए तो लगभग 112 वर्ष का था। 112 वर्ष तक शुंग वंश की सत्ता रही मगध साम्राज्य पर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ण वंश की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि इनके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। जानकारी के स्रोत। तो शुंग वंश की जानकारी के स्रोतों को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें कुछ स्रोतों को हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत। और इसके अलावा कुछ विदेशी स्रोत भी हैं जिनसे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अगर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों से हमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्रोत है वो है भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप। दोस्तों, भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सतना। इसके अलावा एक अभिलेख हमें मिला है, अयोध्या का अभिलेख।
अयोध्या का अभिलेख। दोस्तों अयोध्या का अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के ही जो एक राज्यपाल थे, एक गवर्नर थे, धनदेव, इनके द्वारा रचा गया है। धनदेव के द्वारा अयोध्या का अभिलेख की रचना की गई है। और इसी में हम आगे देखेंगे कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी जिक्र हमें मिलता है। इसके अलावा सांची के स्तूप से भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश के बारे में। दोस्तों अगर साहित्यिक स्रोत के बारे में बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत बहुत सारे हैं जो हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है पतंजलि के द्वारा रचा गया महाभाष्य। दोस्तों महाभाष्य एक टीका है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, हमने जिसके बारे में पीछे बात की थी, तो अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य को टीका के रूप में लिखा गया है, या हम कह सकते हैं कमेंट्री। दोस्तों इसके रचयिता हैं पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे। इसके अलावा हमें एक मालविकाग्नि मित्रम नाम का ग्रंथ भी मिलता है। मालविकाग्नि मित्रम, इसके रचयिता दोस्तों कालिदास जी हैं। कालिदास, यह एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने की थी। और मालविकाग्नि मित्रम में मालविका और अग्निमित्र जो शुंग वंश के शासक हुए हैं, उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हर्षचरित्र। इससे भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है थोड़ी बहुत शुंग वंश के बारे में। अगर विदेशी स्रोत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों विदेशी स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे हेलियोडोरस का अभिलेख कहा जाता है। तो हम उस देखेंगे उसको भी अभी। हेलियोडोरस का अभिलेख, और दोस्तों ये स्थित है विदिशा या वेसनगर में। दोस्तों विदिशा राजधानी बनाई गई थी शुंग वंश के द्वारा। तो आइए दोस्तों आप इनको जरा नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बारे में जानकारी थोड़ा विस्तार से लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग से जो क्वेश्चन बनते हैं जरा उनको आप देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसने राजधानी बनाई, राजधानी विदिशा। तो पुष्यमित्र शुंग ने, वैसे तो पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, लेकिन उसके साथ साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी बनाया विदिशा या वेसनगर को। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने हिंद यवनों को पराजित किया था। हिंद यवनों को भी पराजित किया। और हिंद यवन में भी इंपॉर्टेंट नाम आता है मीनांडर का। दोस्तों मीनांडर ये वही शासक है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक जाति से ब्राह्मण था दोस्तों, ये जाति से ये ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण होने के कारण इसने बौद्धों के साथ कई युद्ध लड़े। और क्योंकि मीनांडर भी एक बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक हुआ है, तो इसने मीनांडर को पराजित किया था। इसके अलावा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक और बात की जाती है कि इसे वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने का भी श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को लगभग
समाप्ति की ओर ही करने के कदम उठाए और ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंग से बनता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने करवाए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और दोस्तों इसका जिक्र हमें अयोध्या के अभिलेख से मिलता है, अयोध्या के अभिलेख से। और दोस्तों ये अयोध्या का अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के ही गवर्नर या राज्यपाल धनदेव ने बनवाया था। धनदेव ने अयोध्या अभिलेख का निर्माण किया था, जिसमें अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के लिए ऐसा कई जगह विवाद भी मिलता है इन बातों में। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए बौद्ध धर्म को समाप्त करने का कार्य किया था। और ऐसा हमें कई जगह मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, तो उसमें मिलता है कि इसने 84,000 स्तूप जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे उनको नष्ट किया था। लेकिन दोस्तों इस बात में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी मिलता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अगर ये बात को माना जाए कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, तो फिर इस बात को पढ़ने में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मिलता है कि फिर उसने भरहुत के स्तूप का निर्माण कैसे किया। दोस्तों इसके अलावा उसने सांची के स्तूप की जो लकड़ी की वेदिका थी उनको पत्थर का भी बनवाया था। तो इस बात में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मिलता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, ऐसा जिक्र मिलता है बौद्ध ग्रंथों से। इसके अलावा इसने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये भरहुत का स्तूप सतना नाम के स्थान पर है। सतना जिले में है ये, मध्य प्रदेश के। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक और यहाँ से आपको याद रखनी है बात कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप में पत्थर की वेदिकाएं लगवाई थी। पत्थर की वेदिका। दोस्तों इससे पहले सांची के स्तूप में जो वेदिकाएं बनी हुई थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पत्थर की बनवा दिया था, उनको थोड़ा और मजबूत करवा दिया था। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स हैं जो पुष्यमित्र शुंग से पूछे जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद अगर बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग के बाद लगभग शुंग वंश में 9 शासकों ने शासन किया है। टोटल मिला के 10 शासकों ने शासन किया है। तो आइए देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बाद किस शासक ने शासन किया है। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का अगर पुत्र की बात की जाए तो इसका पुत्र हुआ है अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना। दोस्तों अग्निमित्र से रिलेटेड एक कहानी हमें पता चलती है जो महाकवि कालिदास जी ने संस्कृत नाटक लिखा है, मालविकाग्निमित्रम। तो उस कहानी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है कि जब अग्निमित्र शासक बनने वाला था तो अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण किया था। विदर्भ पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये विदर्भ आज के समय में मालवा के पठार का एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश का थोड़ा दक्षिणी भाग को मिलाकर विदर्भ कहा जाता है। तो विदर्भ को मालवा शासन कहा जाता था, मालवा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 शासक उस समय राज करते थे, दो भाई थे। एक का नाम था यज्ञसेन और इसका एक चचेरा भाई था माधवसेन। तो ऐसा कहानी में हमें मिलता है कि अग्निमित्र ने
यज्ञसेन को ये कहा कि विदर्भ को आप हमारे हवाले कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदर्भ को शुंग वंश की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन यज्ञसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों, विदर्भ को डायरेक्ट जीतना उस समय पॉसिबल नहीं था, इसलिए अग्निमित्र ने यज्ञसेन के भाई माधव सेन को अपनी तरफ मिला लिया। माधव के सेन के साथ मिलकर विदर्भ के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, षड्यंत्र से पहले ही यज्ञसेन ने माधव सेन को बंदी बना लिया। यज्ञसेन ने, दोस्तों, जब माधव सेन को बंदी बना लिया गया यज्ञसेन के द्वारा, तो ये बात अग्निमित्र को पसंद नहीं आई और अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद विदर्भ को जीत लिया गया। यज्ञसेन हार गया। लेकिन दोस्तों, इन्हीं की एक राजकुमारी हुआ करती थी उस समय विदर्भ की, जिसका नाम था मालविका, जिसका नाम था मालविका। और इसी समय मालविका वेश बदलकर विदर्भ से चली गई और वेश बदलकर वो पहुंच गई कहाँ? विदिशा, जो कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी। दोस्तों, विदिशा पहुंचने के बाद मालविका ने वेश बदल लिया और विदिशा में ही रहकर अध्ययन करने लगी, नृत्य वगैरह की शिक्षा लेने लगी। दोस्तों, इसी समय जो अग्निमित्र था, तो अग्निमित्र की 2 पत्नियां थी। अग्निमित्र की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक का नाम था धारिणी और दूसरी का नाम था इरावती। दोस्तों, ऐसा जिक्र मिलता है कि धारिणी ने मालविका को नृत्य की एक तरह से कही जाए कि उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया और धारिणी के कारण ही मालविका ने वेश बदलकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों के बाद अग्निमित्र ने एक बार उसको देखा और उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया और मालविका से उसे प्रेम हो गया। और इसी प्रेम कहानी को कालिदास जी ने लिखा है अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्रम किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश से संबंधित है और इसके रचनाकार हैं कालिदास। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कालिदास जी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम ही कालिदास का प्रथम नाटक है। कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इसके अलावा भी इनकी और कई कालजयी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूत, विक्रमोर्वशी। तो मालविकाग्निमित्रम से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। इसी कहानी में दोस्तों आगे ये पता चलता है कि जो धारिणी है, अग्निमित्र की जो पत्नी है धारिणी ने ही अपने पति अग्निमित्र की शादी मालविका से करवा दी और यहाँ ये लव स्टोरी इनकी होती है समाप्त। दोस्तों, इसके अलावा अग्निमित्र के बाद कई शासकों ने इस पर शासन किया है, जिनमें से कुछ का नाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, अग्निमित्र के बाद कई राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें एक है वजुश्रेष्ठ। और इसके बाद वसुमित्र। दोस्तों, ये वजुश्रेष्ठ संभवतः अग्निमित्र का ही भाई था, लेकिन जो वसुमित्र है ये इसका पुत्र था। अग्निमित्र का पुत्र हुआ है वसुमित्र, और ऐसा हमें जानकारी मिलती है कि वसुमित्र ने भी यवनों को पराजित किया था। दोस्तों, इसके बाद बैक टू बैक कुछ शासक हुए हैं, लेकिन इतिहास में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस उनका नाम का ही थोड़ा बहुत जिक्र है, जैसे आंध्रक, फिर पुलिंदक,
आदि। दोस्तों अंत में जो 10वां शासक था वो था देवभूति। देवभूति। पुष्यमित्र शुंग के बाद अंतिम शासक जो 10वां शासक था वो देवभूति था और इसकी हत्या कर दी गई थी कण्व वंश के वसुदेव के द्वारा। कण्व वंश के वसुदेव के द्वारा अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई थी 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में। और यहीं से कण्व वंश की शुरुआत होती है दोस्तों, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक 9वां शासक है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9वां शासक था भागभद्र। भागभद्र या कहीं कहीं इसका नाम भागवत भी मिलेगा, भागवत। तो भागभद्र या भागवत शुंग वंश का 9वां शासक था और भागवत के दरबार में ही तक्षशिला के एक राजा, तक्षशिला के शासक एंटियालकीड्स तक्षशिला के शासक एंटियालकीड्स ने अपने राजदूत को भेजा था दोस्तों, जिसका नाम था हेलियोडोरस। दोस्तों हेलियोडोरस ने ही एक अभिलेख की रचना की थी और जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई। तो गरुड़ स्तंभ लेख की रचना हेलियोडोरस नाम के राजदूत ने की थी, जो एंटियालकीड्स का राजदूत था, जो कि तक्षशिला के शासक थे। और गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो गरुड़ स्तंभ लेख शुंग वंश से ही संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित। दोस्तों इसी गरुड़ स्तंभ लेख को कई जगह मिलेगा विदिशा का अभिलेख, विदिशा या वेसनगर का अभिलेख। वेसनगर का अभिलेख। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि शुंग वंश के किस शासक के समय में विदिशा के अभिलेख या वेसनगर के अभिलेख की रचना की गई। तो दोस्तों वहाँ आपका आंसर हो जाएगा भागभद्र या भागवत, दोनों में से जो नाम भी मिलेगा वही आपका आंसर होगा। भागभद्र जो कि 9वां शासक था शुंग वंश का, तो इसके द्वारा गरुड़ स्तंभ लेख या विदिशा के अभिलेख की रचना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से इतने क्वेश्चन शुंग वंश से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश की शुरुआत होती है। कण्व वंश जिसकी स्थापना की गई थी वसुदेव के द्वारा, वसुदेव के द्वारा सन 73 ईसा पूर्व में। दोस्तों आज के लिए हमारी कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको मिलेंगे कण्व वंश को लेकर, और इसके बाद भी 3-4 वंश हैं जिनका बहुत छोटा छोटा पोर्शन है, तो एक ही वीडियो में एक ही क्लास में हम ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।